हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र में, जहां सीखना सिर्फ आसान नहीं बल्कि रोमांचक बन जाता है। यहां हम हर कठिन विषय को आसान भाषा, शानदार ट्रिक्स और दमदार उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब ज्ञान मिलेगा फुल एनर्जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग 7 के विषय गणित का सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर पूर्णांक। तो चलिए हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? तो कह रहा है कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल हो, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि कहने का अर्थ है कि वैसा संख्या जिसमें क्या हो, धनात्मक संख्या हो। धनात्मक संख्या कहने का मतलब जो प्लस में लिखा हो, जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से आगे भी हम जा सकते हैं। ऋणात्मक संख्या कहने का मतलब वह संख्या जिसके पहले क्या लगा हो, माइनस लगा हो, जैसे -1 -2 -3 -4, ठीक, उसको बोलेंगे। और शून्य, शून्य हमारा क्या है, एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। तो यह जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल हो, उस संख्या को क्या बोलते हैं, उस संख्या को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के लिए एक और भी है कि पूर्णांक संख्या को दशमलव या भिन्न में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि पूर्णांक संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, पूर्णांक संख्या को हम लोग या तो धनात्मक रूप में, नहीं तो ऋणात्मक रूप में, या तो शून्य के रूप में ही लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। यानी कि धनात्मक कहने का मतलब जिसके साथ प्लस लगा हो उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिस संख्या के साथ माइनस लगा हो उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य के दाईं ओर वाली संख्या को क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य के दाईं ओर शून्य है, शून्य के दाईं ओर वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शून्य के दाईं ओर वाली संख्या जो भी होती है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। वह क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक। उसी प्रकार से शून्य के बाईं ओर वाली संख्या जो होती है उसको क्या बोलते हैं? तो शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर वाली जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि वह क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि शून्य के दाईं ओर वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बाईं ओर वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब क्या है, तो कह रहा है कि शून्य के दाईं ओर की संख्या है। यानी कि यहाँ हमारा शून्य हुआ और शून्य के दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर की जो संख्या है वह देख रहे हैं क्या है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यानी कि शून्य के दाईं ओर की जो संख्याएं हैं वह क्या हो रही हैं? वह बढ़ती रह जा रही हैं। वह क्या है? शून्य से जब हम लोग दाईं ओर बढ़ते हैं, तो शून्य से जब हम लोग दाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? संख्या जो होगा वह बढ़ते जाएगा। यानी कि संख्या जो होती है बढ़ती है। उसी प्रकार से शून्य से बाईं ओर जब हम लोग आएँगे, शून्य के बाईं ओर की जो संख्याएँ होती हैं, शून्य के बाईं ओर की संख्या, यानी कि शून्य के बाईं ओर की जो हम संख्या होती है, वह क्या होती है? घटती जाती है, ठीक? यहाँ शून्य है हमारा, शून्य के दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर की तरफ जाएँगे, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या हमारा बढ़ेगी, संख्या जो होगी बढ़ेगी। उसी प्रकार से शून्य के अगर बाईं ओर हम लोग आएँगे, तो संख्या जो होगी हमारी क्या होगी? घटेगी, संख्या जो होगी हमारी घटेगी। जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ है -3 और -7। अगर इसको देखा जाए संख्या रेखा के रूप में, तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ ले लेते हैं 7। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब कह रहा है यहाँ पर कि -7 और -3 में जो -3 है वह क्या है? वह है बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि पता है कि जब हम लोग क्या होता है शून्य के बाईं ओर जाते हैं, शून्य के बाईं ओर जितनी ही शून्य के बाईं ओर जाएँगे तो संख्या क्या होगी? घटेगी। यानी कि शून्य के बाईं ओर क्या हमारा -3 भी है और -7 भी है। तो शून्य के नज़दीक कौन-सा संख्या है? 3, और शून्य से दूर देखा जाए तो कौन-सी संख्या है? 7। तो शून्य के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण -3 जो है वह क्या है? -7 से बड़ी संख्या है। ठीक? उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 5 और माइनस का 2, 5 और माइनस के 2 में कौन-सी संख्या है बड़ी? तो 5 और -2 में जो हमारा 5 जो है वह क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। क्यों है? तो क्योंकि यह जो है हमारा 5 जो है वह किस रूप में है? धनात्मक रूप में लिखा हुआ है। ठीक? और यहाँ -2 जो है किस रूप में है? ऋणात्मक रूप में है। इसी कारण जो 5 होगी वह क्या होगी हमारी? 5 जो है हमारा क्या है? बड़ी संख्या है। जब दोनों संख्याएँ समान हो तब चिन्ह भी समान होंगे। ठीक? जैसे कहने का मतलब हुआ कि हमारा 7 और 5 दोनों क्या है? देख रहे हैं कि 7 भी धनात्मक है और 5 भी धनात्मक है। तो 7 और 5 दोनों क्या हो गया? धनात्मक हो गया, यानी कि 7 और 5 मिल के कितना बन गया? 12। तो प्लस-प्लस क्या होगा? प्लस। वही कह रहा है कि जब दोनों संख्याएँ समान हो, समान मतलब जब दोनों में हो।
ठीक। तो यानी कि चिन्ह भी क्या होगा हमारा समान होगा, यानी कि जब दोनों प्लस में था तो चिन्ह भी क्या आया प्लस ही आया। उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि -3 में -6 को जोड़ रहे हैं तो -3 यानी कि यहाँ यह भी क्या है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, यह भी क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब देख रहे हैं कि दोनों जो संख्या है वह क्या है समान है, ठीक। दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वह क्या है समान है, तो समान है तो यानी कि क्या हो गया तो यहाँ पे दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यानी कि 3 और 6 कितना हो गया 9। जब दोनों संख्याएं समान होती है तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा समान, यानी कि देख रहे हैं कि माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। वैसे भी हम लोग को पता है कि जब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो होता है किस रूप का होता है माइनस का ही होता है। आगे है जोड़ के लिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन संख्या को हम लोग जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं, चिन्ह जो होता है हमारा माइनस का ही चिन्ह रहता है। आगे है कह रहा है कि जब एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक हो तब जो संख्या बड़े अंक की होगी उसका चिन्ह लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक संख्या क्या हो गया धन, जैसे कि धनात्मक हो गया 6 है, और एक संख्या क्या हो गया ऋणात्मक हो गया जैसे -4, ठीक। तो अब क्या करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। अब इसमें देखेंगे कि हाँ प्लस और माइनस यानी कि 6 में से 4 गया तो कितना आया 2। अब इसमें देखेंगे कि यानी कि 12 संख्या कौन है तो 12 संख्या 6 है, तो 6 है यानी कि इसके साथ क्या लगेगा हमारा प्लस। प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो है माइनस आ गया और यहाँ आ गया प्लस। यहाँ भी क्या है अलग अलग है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि अब यहाँ भी करेंगे तो 7 में से कितना गया -7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा तो चिन्ह इस दोनों में बड़ा कौन है 5 7, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का 2। वैसे भी हम लोग को यह ध्यान रखना है कि प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक। यह क्या होता है यानी कि यह चिन्ह का एक प्रकार का नियम है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1.1 को पढ़ते हैं। तो इसमें है कह रहा है कि ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग कितना होना चाहिए तो योग होना चाहिए -7, यानी कि -7 आना चाहिए योग। इसका कहने का अर्थ हुआ कि मान लेते हैं हम कोई भी दो संख्या लिखेंगे, दो संख्या लिखने के बाद इसका जो योग होगा मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वह कितना आना चाहिए हमारा -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना रखेंगे तो यहाँ मान लेते हैं अगर हम यहाँ रखते हैं -10, ठीक, और यहाँ रखते हैं +3, ठीक। तो हम क्या होगा यानी कि 10 में से यानी कि -10 में से 3 घटाएँगे तो हमारा कितना आएगा? यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा 7। तो यानी कि इसका जो युग्म हुआ यानी कि इसका जो जोड़ा हो गया कितना हो गया? -10 और 3 क्या हो जाएगा इसका? जोड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा जो संख्या है वह है कह रहा है कि हमको युग्म निकालना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए 10। इस बार क्या है अंतर, यानी कि हमको क्या है उसी प्रकार से जैसे दो संख्याएँ हैं और दो संख्याओं का जो अंतर है, अंतर वह कितना दिया हुआ है -10, -10 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ रखते हैं 2 और यहाँ रखते हैं 12, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे अगर 2 में से 12 को घटाएँगे तो कितना आ जाएगा हमारा -10, यानी कि -10 यानी कि इसका युग्म कितना बना? तो इसका युग्म बना 2 और -12, इसका युग्म बना 2 और -12। वैसे इस यहाँ पे और भी संख्याएँ हैं, चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया 20 और 30, नहीं 2 और कितना हो जाएगा 12, 2 और केवल 12 होगा, 2 और 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो अगला संख्या लिख सकते हैं 20 और 30, 20 और 30 हम इसमें से क्या करेंगे अगर 20 में से 30 को घटाएँगे तो कितना आएगा -10, इसका जो अंतर होगा -10 भी आ सकता है। अब है आगे बता रहा है कि हमको ऐसा युग्म निकालना है जिसका योग कितना आना चाहिए, योग आना चाहिए 0, यानी कि जिस प्रकार से पहला था उसी प्रकार से। यानी कि 2 हमको संख्याएँ यहाँ पे लिखना है, ऐसी कौन-सी 2 संख्याएँ होंगी जिसको जोड़ने के बाद इसका जो योग आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम -4, -4 में अगर हम 4 को जोड़ें, तो -4 में से 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, -5 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी संख्याएँ हो सकती हैं, तो हम युग्म कितना हो गया? तो युग्म हो गया हमारा -4 और 4। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 2 पे। 2 में है कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर कितना होना चाहिए 8। कैसे हमको लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक बोले तो माइनस वाला, ठीक है। युग्म लिखना है यानी कि जोड़ा। कहने का मतलब ऐसी 2 संख्याएँ लिखनी है यहाँ पर
ठीक, जिसका अंतर जब हम लोग करें यानी कि उसको घटाने के बाद जो हमारा प्रतिफल है वह कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक संख्या रखते हैं 12 और दूसरी संख्या रखते हैं यहाँ पर 4, तो 12 में से 4 गया तो कितना आ गया, 8, यानी कि हमारा जो युग्म बना हुआ कितना हो गया, 12 हो गया और एक हो गया 4। यहाँ पे और भी उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए 14 और यहाँ रख दिए 6, तो 14 में से 6 गया, कितना आ गया, 8। ठीक है, तो इसका उत्तर अलग-अलग भी हो सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न, कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना आना चाहिए, जिनका योग आना चाहिए -5। यानी कि हमको 2 संख्या लिखना है, 2 संख्या लिखना है जिसको जोड़ने के बाद हमारा जो उत्तर है वह कितना आ जाए, -5 आए। तो -5 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे -10 में से हम क्या किए, 5 को घटा दिए, तो -10 में से 5 को घटाएँगे तो कितना आ गया हमारा, -5। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि इसका जो युग्म बना हमारा वह कितना बन गया, -10 और 5। इस प्रकार से हम चाहेंगे तो और भी कर सकते हैं। अगर यहाँ लिखे -12 यहाँ लिखे 7, दोनों को घटाएँगे कितना आएगा, 5। इसके उत्तर और भी अलग-अलग आ सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न, कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर क्या है, जिनका अंतर है हमारा 3, -3। तो वही है, हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर, अंतर निकालना है। यानी कि मान लेते हैं कोई 2 संख्या है, उसका अंतर कितना आना चाहिए हमारा, माइनस का आना चाहिए 3। ठीक है, अंतर। तो हम क्या, यहाँ मान लेते हैं माइनस का 2 और यहाँ पे -1। ठीक, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और चिन्ह किसका होता है, माइनस का। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो युग्म बन रहा है वह क्या बना, तो इसका जो युग्म बना हमारा वो क्या बन गया, -2 और 1। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी में 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। ठीक, इसको बनाते हैं। 2 टीम था, एक टीम था ए और एक टीम था बी, जो कि आगे है। तो ए को कितना मिला हुआ था, तो ए को मिला है, पहला जो चक्र हुआ उसमें मिला है 40, दूसरे में मिला है 10 और तीसरे में मिला है 0। उसी प्रकार से कह रहा है कि और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। यानी कि टीम बी को कितना मिला, तो टीम बी को मिला 10 मिला है, 0 मिला है और -40 मिला हुआ है। ठीक, तो कह रहे हैं किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। यानी कि हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं। तो यानी कि यहाँ देखते हैं कि -40 और 10 और 0 कितना आ गया, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 0 और 10 में से 40 घटाएँगे तो कितना आ गया, -30। उसी प्रकार से इसको करते हैं। यहाँ पे हो गया 10 प्लस 0 -40। 10 में 0 जोड़े 10 और 10 में से 40 घटाएँगे तो कितना आ गया, -30। कितना आ गया, -30। क्वेश्चन क्या था, तो कह रहे हैं किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। यानी कि देख रहे हैं हम लोग शुरू करते हैं कि टीम ए का भी क्या है, तो टीम ए का भी आया है 30 ही अंक और टीम बी का भी आया है 30 ही अंक। यानी कि दोनों टीम क्या कर रहा है, तो दोनों टीम समान अंक पाए। दोनों जो टीम है वो क्या है, समान अंक पाया है। कितना पाया है, तो पाया है दोनों टीम जो अंक पाया है, कितना पाया है, 30 अंक जो पाया है, -30 पाया है। अब कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम लोग पूर्णांक जोड़े हैं तो देख रहे हैं यहाँ 40 जो है पहले है, यहाँ 40 क्या है बाद में। यानी कि संख्या हमारा इधर-उधर करने के बाद भी जब इसको जोड़े तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है -30 आया, और बी वाला जो जोड़े तो बी वाला को भी क्या आया, माइनस का ही 30 आया। यानी कि देख रहे हैं कि पूर्णांक का अगर हम क्रम भी बदल दें तो उत्तर में यानी कि जो परिणाम है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, तो यानी कि जा सकता है, तो कहा जा सकता है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने के पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यानी कि इसके 2 उत्तर हो गए। एक आया यहाँ पे दोनों का कितना आया, समान अंक आया -30, और हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अपने अगले प्रश्न पर पहुँचने से पहले हमको
पूर्णांकों के गुण-धर्म के बारे में समझना होगा, जिससे हम अपने आगे वाले प्रश्न को यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग पूर्णांकों के गुण-धर्म को पहले समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला है समृद्ध गुण-धर्म। कह रहा है कि किन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं को हल करने पर प्राप्त परिणाम भी पूर्णांक संख्या ही होता है। कहने का मतलब है कि कोई 2 पूर्णांक को हम क्या किए, जोड़े, ठीक? जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा हमारा, वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या ही होगा। जैसे हम क्या किए, 10 और 12 दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 10 भी धनात्मक है और 12 भी धनात्मक पूर्णांक है। तो 10 और 12 को जब हम लोग जोड़े तो 10, 12, 22 यानी कि 22 भी क्या आ गया हमारा, एक पूर्णांक ही आया, जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और तीनों संख्याएं क्या है, अलग-अलग संख्या है। तो वही कह रहा है कि मान लेते हैं कि 2 हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, तो जो उसका जो प्रतिफल आएगा वह भी क्या आएगा हमारा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, वह भी अलग। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा का एग्जांपल है, मान लेते हैं कि -8 में से हम क्या किए, 7 को घटाते हैं। तो हम लोग को पता है प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 में से 7 गया, कितना आया, 1। चिन्ह इस संख्या बड़ी बड़ी कौन है, तो 8 बड़ी है, 8 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो वही देख रहे हैं, यह क्या हो गया, ऋणात्मक है, धनात्मक है। जो इसका परिणाम आया वह भी क्या है, एक पूर्णांक ही आया, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक आया। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का 7 है और माइनस का 8 है। दोनों संख्या क्या है, यह भी ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ गया हमारा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 8, 7, 15, 15, लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 8, 7, 15, यानी कि चिन्ह हो गया हमारा माइनस का। बड़ा के साथ क्या लगा हुआ था, माइनस, यानी कि, तो वही कहने का मतलब हुआ कि जब हम 2 पूर्णांक को जोड़ते हैं तो जो हमारा प्रतिफल आता है वह भी क्या होता है, एक हमारा पूर्णांक ही आता है, भले वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। पूर्णांक का जो अगला गुण है वह है क्रम विनिमय गुण। यह कह रहा है कि 2 पूर्णांक संख्याओं के स्थान को परस्पर बदलने के बाद भी परिणाम नहीं बदलता है। यानी कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं 2 पूर्णांक है, कोई संख्या है जो कि दोनों पूर्णांक है। अगर हम उसके स्थान को भी बदल दें तो हमारा यानी कि जो प्रश्न का उत्तर जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि मान लेते हैं कि ए का स्थान क्या है, पहला नंबर पे है, बी का स्थान क्या है, दूसरा नंबर पे है। इसके स्थान को भी बदल दिए, यानी कि बी को कहाँ लेके आ गए, पहले स्थान पर, और ए को कहाँ लेके आ गए, दूसरे स्थान पर। अब इसका जब हम लोग योग करेंगे, ठीक, तो योग करेंगे तो योग करने के बाद भी इसका जो परिणाम आएगा, यानी कि दोनों को हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, दोनों तरफ से बराबर होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि हमारा 7 क्या है, ए हो गया, यह बी हो गया। हम इसके स्थान को बदल दिए, यानी कि बी हो गया पहले और ए हो गया हमारा बाद में। अब क्या करते हैं, 7, 5, 12, 5, 7, 12, देख रहे हैं कि दोनों क्या हो गया हमारा, बराबर आ गया। तो दोनों बराबर आ गया, यानी कि यह क्या है हमारा, तो यह है हमारा, यह इसी को बोलते हैं का, कि क्रम विनिमय गुण, यानी कि इसके स्थान को बदलने के बाद भी इसका जो उत्तर है वह बदला नहीं है, यानी कि उत्तर दोनों तरह से बराबर ही आया। उसी प्रकार से हम लोग समझने के लिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसमें है, ए है, बी है, स्थान बदल दिए, यानी कि यह क्या हो गया, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, 6, 6 में से -6 में से 5 को घटाएं, कितना आ गया हमारा, 1। और यहाँ पे 5 में से -6 को घटाते हैं, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो कितना आया, माइनस का 1। यहाँ भी देख रहे हैं कि हम क्या कि कहने का अर्थ है कि अगर हम संख्या के स्थान को भी बदल दें तो उसका जो प्रतिफल है, यानी कि उत्तर है, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी गुण को बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। अब हम लोग पूर्णांक के अगले गुण यानी कि सहचर्य गुण को देखते हैं। तो कह रहा है कि वह गुण जो यह बताता है कि संख्याओं के समूह बदलने के बाद भी परिणाम नहीं बदलता है, वो क्या कहलाएगा, सहचर्य गुण। यानी कि जो संख्या है उसके समूह को अगर हम बदल भी देते हैं तो संख्या के समूह को बदलने के बाद भी जो उसका प्रतिफल यानी कि जो उत्तर आएगा हमारा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, अगर जो यह नियम पालन करेगा वह क्या है, उसको उसी को बोलते हैं सहचर्य गुण। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ एलएचएस की तरफ हम क्या किए कि ए और बी 2 संख्याएँ हैं, उसके समूह को मतलब उस दोनों का समूह बनाया है, सी को अलग किए हैं। उसी प्रकार से जब हम आरएचएस की तरफ जाते हैं, तो देख रहे हैं कि इस बार क्या हो गया, बी और सी की संख्या का समूह बना। ए को क्या किए हैं, अलग रखे हुए हैं। लेकिन हम जब दोनों को हल करेंगे, यानी कि इसके एलएचएस वाले साइड को भी हल करेंगे और आरएचएस वाले साइड को भी हल करेंगे, तो दोनों का उत्तर जो होगा हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। देख लेते हैं। जैसे यहाँ है, तो हम लोग सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। ठीक, उसी प्रकार से ए हो गया, यह क्या हो गया, बी और यह हो गया सी। आते हैं 2 और 3 कितना हो गया, 5 प्लस 4, यहाँ 2, 4, 3, 7, 5, 4, 9, यहाँ 2 और 7 कितना हो गया, 9। देख रहे हैं कि दोनों का हो गया हमारा, दोनों हो गया बराबर।
तो वही कह रहा है, सहचर्य गुण कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम संख्याओं के समूह के स्थान को अगर बदल भी देते हैं, तो हमारे क्या होगा, जो प्रतिफल आएगा वह प्रतिफल क्या रहेगा, फिर भी बराबर ही रहेगा। अब चलते हैं योज तत्समक। यह क्या है, तो कह रहे हैं कि वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या रहता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, योज तत्समक। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर किसी संख्या में हम कोई किसी दूसरे संख्या को जोड़ने के बाद भी जो संख्या थी, यानी कि जो मूल्य संख्या थी, वही संख्या ही उतर आ जाए, तो क्या कहलाएगा, योज। उसी को बोलेंगे योज तत्समक। जैसे मान लेते हैं ये जो था हमारा, वह क्या था, मूल्य संख्या था। ये जो हमारा मूल्य संख्या है, ठीक, उसमें हम मूल्य संख्या में हम क्या किए, शून्य को जोड़ दिए। तो शून्य को जोड़ दिए तो ए में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आया, उत्तर में जो हमारा है वह क्या आ गया, मूल्य संख्या ही वापस से आ गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कोई प्रश्न है, तो कोई पूछता है कि बताओ 16 में हम कौन सी ऐसी संख्या को जोड़ेंगे कि इसका जो उत्तर आएगा वह कितना आ जाएगा, 16 ही आए। तो हम क्या बोलेंगे कि 16 में हम कितना जोड़ेंगे, 16 में अगर हम शून्य को यानी कि 0 को जोड़ते हैं, तो 16 में 0 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, हमारा मूल्य संख्या यानी कि 16 ही आ जाएगा। तो ये हमेशा हमको याद रखना है हम लोग को कि हमेशा जो योज तत्समक जो होता है हमेशा कितना होता है, हमेशा होता है शून्य। अब आते हैं वितरण गुण को देखते हैं। वितरण गुण है क्या भाई, तो कह रहा है कि किसी संख्या को किसी योग से गुणा करना उस संख्या के प्रत्येक योग को गुणा करने और फिर गुणनफल को जोड़ने के समान है। यानी कह रहे थे यहाँ पर कि क्या करना है, हमको किसी संख्या के योग से गुणा करना। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या था, दो संख्या है बी और सी, ये दोनों को हम क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो क्या किया, उसको किसी और संख्या के साथ गुणा किए। ठीक, उसी प्रकार से कह रहा है कि उस संख्या के प्रत्येक योग को गुणा करना। अब हम क्या किए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक योग यानी कि इसको इसके साथ दोनों को गुणा कर लिए। पहले ए को बी के साथ गुणा किए, बी को ए को सी के साथ गुणा किए और दोनों को जोड़ दिए। तो दोनों के बाद कह रहा है कि फिर भी गुणनफल को जोड़ने के समान है। अब जैसे कि इसको गुणा, दोनों को गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद अगर इसको हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि दोनों का जो उत्तर होगा यानी कि प्रतिफल आएगा वह क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे कि समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस संख्या को मान लेते हैं ए हो गया, ये हो गया बी और यह हो गया सी। उसी प्रकार से ए गुने बी, ए गुने बी प्लस ए गुने सी। आते हैं इसको देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले 4 और 3 कितना हो गया, 7 बराबर, इसको करते हैं 2 तिया 6, 4 दूनी 8। 7 में 2 से गुना किए तो 7 दूनी 14 और 8 6 14। क्या हो गया, तो देख रहे हैं कि इसका जो LHS है और RHS है और दोनों का हो गया हमारा बराबर। तो नंबर 4 है यानी कि अंतिम क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का अर्थ हुआ कि क्या हम यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ क्या ऐसा संख्या लिखेंगे कि दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS दोनों हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग पढ़े हुए थे एक संख्या जिसका नाम था क्रम विनिमयता। उसमें क्या था कि अगर हम संख्या का स्थान, संख्या के स्थान को जैसे मान लेते हैं, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। अब देख रहे हैं कि -8 जो कहाँ आ गया है पहले, तो -8 जब पहले है इसका मतलब क्या हुआ कि ए कहाँ जाएगा हमारा, बाद में। ठीक, यानी किसी प्रकार से तो था, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, क्रम विनिमयता। यानी कि इसमें कौन सा गुण का पालन हो रहा है, क्रम विनिमयता का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -5 है और -8 है, यहाँ पे बराबर के RHS में क्या आ गया, पहले आया -8, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 5। ठीक, वही a प्लस बी, तो यानी कि यहाँ पे b हो गया, तो यहाँ पे किसका वैल्यू भरेंगे, a का। अब आते हैं, अब यहाँ पे आ गया प्रश्न कि कह रहा है कि -53 में हम क्या ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि हमारा उत्तर जो आएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 53 ही आएगा। -53 में तो हम लोग पढ़े हुए थे कि योज तत्समक। उसमें क्या था कि अगर कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या में अगर हम क्या करते हैं, शून्य को जोड़ते हैं, जैसे ही अगर उस संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो संख्या का प्रतिफल होगा क्या हो जाएगा, वही संख्या आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हम लोग, शून्य जोड़ेंगे। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं तुरंत, इससे जस्ट पहले। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 17 में हम क्या ऐसा यहाँ पे जोड़ेंगे कि इसका जो उत्तर होगा वह कितना आ जाएगा, 0। तो 17 में क्या जोड़ेंगे कि हमारे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। तो एक हमको पढ़ना होगा इसमें योज्य प्रतिलोम, एक होता है, इसमें एक और गुण होता है जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहने का अर्थ हुआ कि जो संख्या है उसका अपोजिट संख्या, यानी कि यहाँ प्लस में है 17, तो यानी कि इसका प्रतिलोम कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस का 17। तो यानी कि जैसे इस प्रकार से करेंगे हम लोग योज्य प्रतिलोम, यानी कि 17 में
हम अगर जैसे ही माइनस का 17 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो गया 17 और प्लस माइनस माइनस का 17 यानी कि 17 में 17 गया कितना आ गया 0। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा योज्य प्रतिलोम का, यानी कि 17 में से क्या घटाएंगे तो हम लोग 17 में से क्या घटाएंगे माइनस का 17। जैसे ही 17 में से माइनस का 17 घटाएंगे तो इसका जो उत्तर होगा वह कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा। अब आगे आते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर प्रश्न, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह जो प्रश्न है वह इससे पहले जो हम लोग पढ़े हुए थे साहचर्य गुण उसका प्रश्न है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लेते हैं यह संख्या हो गया हमारा ए, यह हो गया बी और यहाँ जो आएगा उसको बोलेंगे सी। उसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो गया ए, यहाँ क्या हो गया बी, तो यानी की वाला जो संख्या हमारा क्या होगा सी। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए का मान दिया हुआ है 13 जो कि दोनों जगह है, बी का मान दिया हुआ है -12 जो कि दोनों जगह है, सी का मान क्या होगा भाई, तो सी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है -7, यानी कि सी का मान क्या हो गया -7। यहाँ कौन सा विधि लगा, यहाँ कौन सा विधि लगा है साहचर्य गुण वाला विधि, साहचर्य नियम वाला विधि हमारा लगा हुआ है। यहाँ क्या भराएगा -7। सेम टू सेम वही विधि यहाँ भी है। जैसे यहाँ पे क्या है इसको मान लिए ए, इसको मान लेते हैं बी और ये हमारा क्या है बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, ए का वैल्यू कितना है -4, बी का वैल्यू कितना डाले हैं 15, तो सी का वैल्यू कितना होगा -3, यानी कि यहाँ पे क्या डलाएगा -3। इसको तो आशा है कि आपको यह हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विद्या मंत्र, जो हमारा जो चैनल है उसका नाम है विद्या मंत्र, उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।